सबसे पहले एक एडवोकेट होता कौन है, वकील कौन होता है, क्या बोलोगे? कोई भी पर्सन, इट कैन बी अ मेल, इट कैन बी अ फीमेल, इट कैन बी एनीथिंग, जो कि लीगली रिप्रेजेंट करता है कोर्ट ऑफ लॉ में किसी भी पार्टी को। अब ये पार्टी क्या हो सकती है? कोई इंडिविजुअल हो सकता है, कोई कंपनी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। कोर्ट में जाके जो आपको लीगली रिप्रेजेंट कर रहा हो, उसके पास लाइसेंस हो, वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा एक एडवोकेट। अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन कि लॉयर कौन होते हैं। लॉयर हर वो आदमी कहलाता है जिसके पास लॉ की डिग्री है, जिसका एलएलबी कंप्लीट हो चुका है। मतलब जिस दिन मैं ग्रेजुएट हुआ अपने कॉलेज से, कॉन्वोकेशन वाले दिन, जब मेरे हाथ में डिग्री थमाई गई, जब मेरे पास वो डिग्री आ गई, तब मैं लॉयर कहलाना चालू हो गया। इसी को बोलते हैं लॉयर। जैसे ही अब अगर मुझे अपने स्टेट में जाकर प्रैक्टिस करनी है, सबसे पहले मेरे पास जब वैलिड डिग्री होगी लॉ की, उसके बाद मैं किसी भी स्टेट में जा सकता हूं। अपने रिस्पेक्टिव स्टेट में तो मुझे जाना ही है, अगर जहां भी मैं जा सकता हूं वहां पर मैं जाऊंगा सबसे पहले उधर के हाई कोर्ट। उस हाई कोर्ट में जाके मुझे मिलेगा एक बार काउंसिल से अप्रूव होने के बाद लाइसेंस। उस लाइसेंस को यूज करके फिर मैं उस सिटी में जाऊंगा जहां पर मुझे प्रैक्टिस करनी है। वहां से भी मुझे बनेगा एक कार्ड जो कि मेरा प्रैक्टिस का कार्ड होता है, उसको बोल देंगे फाइनली एडवोकेट। अगर आपके पास वैलिड लाइसेंस टू प्रैक्टिस है, आप अपने नाम के आगे एडीवी लगा सकते हो, एडवोकेट प्रखर मिश्रा हो जाएगा, सिर्फ प्रखर मिश्रा नहीं बचेगा। ठीक है, तो जिसके पास भी वैलिड लाइसेंस आ जाता है, वो पहले तो हाई कोर्ट पे जाएगा, वहां से लाइसेंस लेगा, फिर वो जिस सिटी में प्रैक्टिस करना चाह रहा है वहां के बार काउंसिल से लाइसेंस लेगा, तब जाके वो एक एडवोकेट कहलाएगा। वैसे भी हाई कोर्ट से लेने पर कहलाने लगते, बट आप प्रैक्टिस अगर कर रहे हो प्रॉपरली तो किसी सिटी में तो करोगे ही, तो आपको वहां के बार काउंसिल से भी परमिशन लेनी पड़ती है, लाइसेंस लेना पड़ता है, कार्ड बनता है फिर आपका। अब अगर आपको इस सब के बाद ऑल इंडिया लेवल पर, पैन इंडिया लेवल पर प्रैक्टिस करनी है, तो आपको बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एग्जाम देना पड़ता है, जिसको बोलते हैं ऑल इंडिया बार एग्जाम, AIBE। वो अलग टैंजेंट पे चला जाता है, जिसको एग्जाम साल में होता है एंड ओपन बुक पेपर होता है। उसके बाद बैरिस्टर कौन होता है? जो भी आदमी या औरत या लड़का या लड़की यूके या फिर साउथ अफ्रीका से लॉ किया हुआ है, उसको बोलते हैं बैरिस्टर। महात्मा गांधी कौन थे? उन्होंने इंग्लैंड से लॉ किया था, इसीलिए वो थे बैरिस्टर, वो नहीं थे एडवोकेट। ठीक है, ये यहां पर कंफ्यूजन क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं कितने तरीके के एडवोकेट्स होते हैं। तो सबसे पहला अपने पास आ जाता है गवर्नमेंट एडवोकेट, जो कि रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट्स द गवर्नमेंट इन द केसेस। अब वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस स्टेट हो गया, मान लो स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, स्टेट ऑफ दिल्ली, ये सारा का सारा है। अगर ऐसे केसेस में दूसरी वाली पार्टी को कौन रिप्रेजेंट करता है? वो करते हैं गवर्नमेंट एडवोकेट। अब अगर यहां पर मैं एक और टर्म यूज करूं, तो मैं क्या यूज करूंगा? वो होगा अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल ये कौन होता है? ये ऑफिशियल लीगल एडवाइजर होता है ऑफ इंडिया। सरकार को अगर कुछ भी लॉ पूछना होगा किसी से, तो वो किससे पूछेंगे? वो पूछेंगे अटॉर्नी जनरल से। सारा का सारा लॉ इनको पता होना चाहिए। ऑफिशियली अपॉइंट किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। इन्हीं के ठीक नीचे कौन होता है? सॉलिसिटर जनरल। सॉलिसिटर जनरल, जो कि असिस्ट करते हैं किसको? अटॉर्नी जनरल को। तो ये तो पोजीशंस हो जाती हैं जो कि गवर्नमेंट पोजीशंस तो हैं ही, लेकिन गवर्नमेंट एडवोकेट नहीं बोलेंगे इनको, इनको बोलेंगे गवर्नमेंट के लीगल एडवाइजर्स। हर चीज में कुछ भी मामला, सबसे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी किसकी होगी? वो होगी अटॉर्नी जनरल, और उनके नीचे सॉलिसिटर जनरल। सॉलिसिटर जनरल रिसेंटली तुषार मेहता को अपॉइंट किया गया। आगे चलते हैं। अगला हो गया सीनियर एडवोकेट, जिसका भी एक्सपीरियंस प्रैक्टिस करने का 20 साल हो जाता है या उससे ज्यादा हो जाता है, उसको बना दिया जाता है सीनियर एडवोकेट। काफी सारी प्रेफरेंसेस भी मिलती हैं, पावर्स भी मिलती हैं सीनियर एडवोकेट को, इसीलिए एक वैरायटी बन जाती है एडवोकेसी की, सीनियर एडवोकेट। जैसे ही आपकी प्रैक्टिस अच्छी खासी हो जाएगी, लंबी हो जाएगी, आपको सीनियर एडवोकेट बोल दिया जाएगा। दूसरा, हर लॉ स्टूडेंट जो कि अपने कॉलेज से एक्सपेक्ट करता है कि मुझे ये बनवा दो, वो है कॉर्पोरेट लॉयर या फिर कॉर्पोरेट एडवोकेट। जो भी एनक्लैट, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल के सामने अपीयर होते हैं किसी कंपनी के बिहाफ पर या फिर अपनी कंपनी के बिहाफ पर, मान लो मैं टियर 1 कंपनी में हूं किसी भी, और मैं उसके बिहाफ पर जा रहा हूं कि मैं, कंपनी को केस मिला हुआ है और कंपनी मुझे भेजती है कि तुम रिप्रेजेंट करने जाओ हमारे क्लाइंट को, तो वो क्या होता है? वो मैं कहाँ जाऊंगा? पहले तो नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल में,
या फिर इसका दूसरा विंग भी होता है एक, तो एनसीएलटी भी होता है। तो उसके बाद मैं क्या कहलाऊंगा, मैं कहलाऊंगा कॉर्पोरेट एडवोकेट, जो कि कंपनीज डायरेक्टली फिर एनएलयू से बच्चे उठाती हैं प्लेसमेंट के टाइम पर, एंड अच्छे जो भी टॉप लॉ कॉलेजेस होते हैं उनसे प्लेसमेंट के टाइम पर बच्चे उठाती हैं कंपनीज, वो यही बनते हैं, उनकी पोजीशन यही होती है। वो या तो रिसर्चर बनते हैं, और अगर बहुत अच्छी प्रोफाइल है आपकी, आप अंदर भी अच्छा काम करते हो, आप सीधे कॉर्पोरेट एडवोकेट बन सकते हो। तो बेसिकली रिप्रेजेंटिंग एनी कंपनी आप कॉर्पोरेट एडवोकेट कहलाओगे। दूसरा, बैंक एडवोकेट, जो भी बैंक को रिप्रेजेंट करता है। वेरी सिंपल मीनिंग, नॉट टू मच टू से इन दिस पर्टिकुलर मैटर, जो भी रिप्रेजेंट करेगा किसी भी बैंक को, क्योंकि बैंक के खिलाफ बहुत केसेस होते हैं, बैंक के खिलाफ भी होते हैं, बैंक पे भी केसेस होते हैं, तो जो भी रिप्रेजेंट करेगा बैंक को वो कहलाएगा बैंक का एडवोकेट। अब टैक्स लॉयर भी एक काम होता है, जो कि आपकी जीएसटी फाइलिंग्स, जीएसटी, फिर मिसलेनियस फाइलिंग्स, फिर उसके बाद और भी चीजें जो भी करेगा, जो भी आपकी सारी टैक्स प्लानिंग में और उस सारी चीजों में हेल्प करेगा, उसको बोला जाएगा टैक्स लॉयर। आगे चलते हैं। अगला हो जाता है सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट, जो कि आपको जैसे पिक्चर में भी दिख रहा होगा कि सुप्रीम कोर्ट में अगर आपको एडवोकेट आप हैं तो वो वैरायटी बन जाती है सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट। आपको केसेस बहुत हाई लेवल के मिलेंगे, ठीक है। अगर वो केस सुप्रीम कोर्ट में आ चुका है, मतलब वो छोटे कोर्ट में से तो ऊपर चल के आ चुका है, प्लस वो इतना आसान भी नहीं था कि छोटे कोर्ट से उसको लेके आ पाए। जैसे हमने देखा कि आर्टिकल 32 जो है, 32, इसमें रिट पिटिशंस आती हैं सुप्रीम कोर्ट में सीधे। तो अगर कोई रिट सीधे सुप्रीम कोर्ट में आई है तो वो आप ही देखोगे, ठीक है। एंड कोर्ट में आई है, कोर्ट की बात होगी, तो इतने बड़े कोर्ट पर आई है तो बहुत ही सीनियर लेवल पर आप होते हो जब आप सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हो। कोई भी लॉयर बहुत ज्यादा यंग नहीं होता और सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाता हो, तो मैंने बहुत ही रेयर देखा है। तो एटलीस्ट आप 30-35 तक जब तक ना पहुंच जाओ, आप सुप्रीम कोर्ट में बहुत अच्छा अपना पोजिशन नहीं बना सकते हो। एंड ये कोई रूल नहीं है, बट आपको इतना लेवल ऑफ एक्सपीरियंस लगता है उसमें। अगला हाई कोर्ट, ये मद्रास हाई कोर्ट है, जो कि आप देख रहे हो, बहुत हिस्टोरिकल बिल्डिंग है इसकी। मद्रास हाई कोर्ट आपको दिख रहा होगा। जो भी एडवोकेट्स इसमें प्रैक्टिस करते हैं हाई कोर्ट में, नॉट जस्ट मद्रास बट रैंडम हाई कोर्ट्स की बात अगर मैं करूं, उनको कहा जाता है हाई कोर्ट का एडवोकेट। तो एक वैरायटी ये हो गई। उसके बाद सबसे लास्ट में आते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के एडवोकेट्स, जो कि हमने मूवीज में देखे। ज्यादातर मूवीज में जो रिप्रेजेंट किया जाता है जिन एडवोकेट्स को, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ही होते हैं। एंड एक बहुत बड़ा स्पॉइलर दे दूं, जैसा मूवी में देखा जाता है ऐसा कोर्ट में बिल्कुल नहीं होता है। जज साहब फाड़ दो ये कानून की किताबें और ऐसा और वैसा, कोई कहीं नहीं चिल्लाता है। नॉर्मल कोर्ट्स में चुपचाप, जब हम इंटर्नशिप पे गए थे सब सारे लोग हमारे कॉलेज के, सबसे पहले हमने यही डिस्कवर किया कि भाई साहब ये सब तो ऐसा पीछे बैठ के लोग, कोई परफॉर्मेंस नहीं चल रही है आपकी कि खड़े होकर तालियां बजा रहे हैं और तारीख पे तारीख कोई चिल्ला रहा है, कुछ भी नहीं होता ऐसा। नॉर्मल जज के बीच में, लॉयर के बीच में, उनके टाइपिस्ट के बीच में, और साइड में जो गवाह है उसके बीच में, 3 लोगों के बीच में इंटरेक्शन चल रहा होता है। आपस में ही धीरे धीरे बात कर रहे होते हैं, वहीं के वहीं मैटर खत्म हो जाता है। कब कौन सा मैटर आया, कब क्या किसने आर्ग्यूमेंट दिया, किसका केस चल रहा है, किसी को कोई खास फर्क पड़ता नहीं है, ना पता होता है, क्योंकि वो आपस में ही तीनों लोग बात करके चले जाते हैं। ये होता है एक्चुअल में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का मामला। उसी एडवोकेट को बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का एडवोकेट। आई होप ये वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आई हो। आई होप इसमें मैंने काफी सारी इन्फॉर्मेशन आपको कम्युनिकेट कर दी हो। कुछ भी अगर आपको डाउट लगता है, वीडियो पसंद आती है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।